बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ACCA के सब्जेक्ट MA1 का ऑफिशियल स्टडी हब का चैप्टर नंबर 18 करेंगे, जिसका नाम है स्प्रेडशीट स्किल्स 2। क्वेश्चन नंबर 1, which data manipulation function would be most beneficial to a management accountant when deciding whether to cease holding certain product types? वो आपसे ये कह रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए स्प्रेडशीट का कौन सा ऐसा फंक्शन बेनिफिशियल होएगा, फायदा देगा, ये डिसाइड करते हुए कि उसे कौन सी प्रोडक्ट को सीज करना है। कंपनी की डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स बनाती है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, लेट से 4 प्रोडक्ट्स बनाती है। अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट कौन सा ऐसा फंक्शन लगाए कि उसको पता चल जाए भाई उसको कौन सी प्रोडक्ट को सीज करना है, बंद करनी है, किसकी सेल नहीं हो रही। तो बेटा मुझे सबसे पहले आप एक चीज बताएं कि कंपनी को कौन सी प्रोडक्ट्स इनमें से बंद करनी चाहिए। सिंपल सा आंसर है ऐसी प्रोडक्ट जिसकी सेल सबसे कम है या वो हमें प्रॉफिट नहीं दे रही। तो इस तरह की प्रोडक्ट को गिवन सिनेरियो में हमें सीज कर देना चाहिए। तो अब देखते हैं कि हमें सिनेरियो में डाटा में नंबर 1 ऑप्शन प्रोडक्ट कोड कभी भी हमें ये नहीं बताती कि आपकी किस प्रोडक्ट की कितनी सेल है। ये तो प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है। कंपनी की जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है। प्रोडक्ट नेम, ये तो कंपनी का प्रोडक्ट का नाम होगा, ये भी मुझे सेल्स का डाटा नहीं देता। लोकेशन इन वेयर हाउस, ये मुझे ये बताता है कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट किस स्टोर में, किस रैक में, किस बॉक्स पर पड़ी है, फिजिकल लोकेशन बताता है। और उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट, ये मुझे कॉस्टिंग बताता है कि एक प्रोडक्ट की मुझे कॉस्ट कितनी पड़ी, उसकी बेस पर मैं अपनी प्राइसिंग वगैरह डिसाइड कर सकूंगा। सेल्स का एनालिसिस कॉस्ट पर यूनिट से भी नहीं होता। नंबर ऑफ यूनिट्स इन वेयर हाउस, ये मुझे क्वांटिटी बताता है मेरे प्रोडक्ट्स की कि कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, कितनी नंबर ऑफ आइटम्स पड़ी हैं। डेट ऑफ लॉस्ट सेल, यस ये एक ऐसी ऑप्शन है जिससे मुझे ये पता चल सकता है कि मेरी सेल कितनी हुई और किस प्रोडक्ट की लास्ट सेल किस डेट को हुई। तो अगर मैं इस ऑप्शन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं तो इसमें वो नंबर 1 डेट की बात कर रहा है, उसके बाद सेल की बात कर रहा है। तो जो मेरी सेल्स हुई हैं डेट वाइज, ये मुझे इससे एनालिसिस कुछ ना कुछ हो सकता है। हम ऑप्शन को देखेंगे। एंड टोटल वैल्यू, स्टॉक एंड स्टोर्स की टोटल वैल्यू होती है। हमें इधर उसने बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं किया हुआ कि टोटल वैल्यू स्टॉक एंड स्टोर की है या सेल की है, किसकी है। ऑप्शन ए, फिल्टर ऑन वैल्यू ग्रेटर देन $1000, जो $1000 से बड़ी आइटम्स हैं उनका फिल्टर लगा के मैं उनको सीज कर दूं। तो भाई मोस्ट प्रोबेबली वो आइटम मेरी ज्यादा बिकती हो, इससे तो मुझे बिल्कुल एनालिसिस नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गई। ऑप्शन नंबर बी, सॉर्ट ऑन टोटल वैल्यू इन डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन इससे मुझे प्रोडक्ट्स का एनालिसिस नहीं हो रहा, मुझे तो इन प्रोडक्ट्स में से कोई अपनी प्रोडक्ट को सीज करना है। ऑप्शन सी, सॉर्ट बाय डेट of last sale in ascending order, yes this is the right answer। भाई मैं ascending wise अपनी प्रोडक्ट को अगर सॉर्ट करता हूं डेट के हिसाब से, तो जो प्रोडक्ट मेरी सबसे लास्ट पे सेल हुई होगी उसकी तो नीड होगी मार्केट में, वो प्रोडक्ट तो बिकेगी। लेट से प्रोडक्ट ए, बी एंड सी ये तो मेरी लास्ट वीक में भी सेल हुई है, तो मैं इनको अबैंडन नहीं करूंगा, इनको सीज नहीं करूंगा। लेकिन प्रोडक्ट डी ऐसी है जो लास्ट 2 मंथ से इसकी किसी किस्म की सेल नहीं हुई, तो मुझे ये इंडिकेशन मिल गई कि अब मार्केट को इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं प्रोडक्ट डी को सीज कर सकता हूं। लिहाजा मैंने डेट के फिल्टर लगाए और इस डेट के फिल्टर के साथ मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सेल्स को एडजस्ट किया, तो मुझे ये पता चल गया सेल्स को डेट के अकॉर्डिंगली असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं फिल्टर लगाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट बिक रही है, कौन सी प्रोडक्ट को ज्यादा टाइम हो गया बिके हुए, जिसको ज्यादा टाइम हो गया बिके हुए उसको मैं सीज कर दूंगा। ऑप्शन डी, फिल्टर ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द वेयर हाउस ग्रेटर देन 150, भाई जिनकी क्वांटिटी 150 से ज्यादा है उनका फिल्टर लगाने का भी कोई फायदा नहीं। ये स्टोर के रेलिवेंट कोई क्वेश्चन होता तो फिर हम देखते, स्लो मूविंग के रेलिवेंट कोई क्वेश्चन होता तो फिर हम देखते, इससे भी हमें सीज करने का प्रोडक्ट का एनालिसिस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2, विच फॉर्मेट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। सिनेरियो को देखते हैं। एडम इज वर्किंग ऑन अ स्प्रेडशीट कंटेनिंग फिगर्स रेंजिंग फ्रॉम $1000 to $20,000।
एडम एक स्प्रेडशीट के ऊपर काम कर रहा है जिसकी रेंज $1000 से लेकर $20,000 तक है, मतलब $1000 से लेकर $20,000 तक है रेंज। कंसिडरिंग हाउ बेस्ट टू फॉर्मेट द समराइज्ड फिगर टू प्रेजेंट द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब वो देखें प्रेजेंटेशन किसको दे रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेंशन भी किया हुआ है कि समरी देनी है। ए $1000.00, ये जो डॉट के बाद 00 है ये पेनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पाक रुपीज में अगर हम रुपीज की बात करें तो डॉट के बाद 00 पैसास को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कभी भी पेनीज की जरूरत नहीं होती, उनको हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड नियरेस्ट राउंडिंग फिगर में बताना होता है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गई। ऑप्शन बी, इसमें उसने जस्ट कॉमा की एडिशन की है और आगे भी डबल पेनीज को शो कर रहा है, ऑप्शन बी भी सही फॉर्मेट नहीं है। ऑप्शन सी, यस दिस इज द राइट आंसर। इसमें आप देखें कि डॉलर का साइन भी लगा आ रहा है और उसने कॉमर्स का इस्तेमाल भी किया है, क्योंकि फिगर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हर 3 हिस्सों के बाद आपको न्यूमेरिक फिगर के अंदर कॉमा लगाना पड़ता है ताकि व्यू सही रहे पढ़ने वाले का। तो ऑप्शन सी में कॉमा भी लगा हुआ है और आगे जो डॉट 00 पेनीज का भी उसने यूज नहीं किया हुआ। तो ऑप्शन सी इज दी राइट फॉर्मेट। एंड ऑप्शन डी में उसने सेपरेटर, जो कॉमा के साथ सेपरेटर है, उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो ऑप्शन सी में चूंकि कॉमा सेपरेटर का भी इस्तेमाल हुआ है और पेनीज की राउंडिंग ऑफ भी उसने की है, तो सी इज द सुटेबल फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 3, which column header has formatting that has not been applied consistently throughout the column। वो कहता है हेडर को देखें और उसके अंदर जो डाटा दिया हुआ उसमें देखें कि किसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। तो हम सबसे पहले हेडर को देखते हैं जी, ये हमारा हेडर आ रहे हैं, इसमें क्या चीज़ें दी हैं, पहले में उसने डेट का बताया है और इसके अंदर जो डाटा है ये तो सारा कंसिस्टेंट है, डेट एक तरतीब से आ रही है, पहले उसने डे को लिखा, बाद में मंथ को लिखा और बाद में ईयर को लिखा, तो इसमें भी ऐसा है, दूसरे में भी और तीसरे में भी, ये तो कंसिस्टेंट है। आगे हम देखते हैं रेफरेंस को, रेफरेंस वाले में XX1 XX2 XX3 ये को कोडिंग उसने प्रेजेंट की है, रेफरेंस कोड, और बड़ा बेहतरीन कोड उसने लगाया हुआ है, बिल्कुल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे तीसरे हेडर के ऊपर जिसका नाम आइटम डॉलर है, तो अगर इसमें उसने वैल्यू प्रेजेंट की है, प्राइस प्रेजेंट की है, कुछ भी प्रेजेंट किया, तो आप देखें इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। $10.56 2 पेनीज तक उसने बताया इधर, और आगे $1235 इधर 1 सिंगल पेनी है। और अगर हम तीसरे में देखें तो इसमें है तो डबल पेनीज हैं, बट इधर उसने कॉमा सेपरेटर इस्तेमाल किया, इसमें कॉमा सेपरेटर यूज है, इन दोनों में कॉमा सेपरेटर यूज नहीं है, सो इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। लास्ट वाली भी देख लेते हैं, इसमें बैलेंस इन डॉलर लिखा हुआ है 10.56 बिल्कुल सही है, इसमें कॉमा सेपरेटर की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि 2 फिगर्स तक जरूरत नहीं होती। देन आगे 1 to 4.56 इधर भी 2 पेनीज एंड सेपरेटर इस्तेमाल किया और इसमें भी 2 पेनीज एंड सेपरेटर इस्तेमाल किया, ये भी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कौन सा नहीं है, ये वाला आइटम वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एंटरिंग द कोड व्हाट कैरेक्टर शुड जे प्रोसीड द कोड विद। अच्छा जी, जे को कोई काम करना है, नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सा काम करेगा वो कोई कोड एंटर करते हुए, पहले सिनेरियो को पढ़ेंगे फिर ऑप्शन के साथ मैच करेंगे। जे एंटर्स अ प्रोडक्ट कोड 10467, किसी प्रोडक्ट का वो कोड लगा रहा है और कोड है 10467 इनटू अ सेल, किसी सेल के अंदर वो एंटर कर रहा है। तो सेल का आपको पता है कि इस तरह का होता है। जे वांट्स द स्प्रेडशीट टू ट्रीट द कोड एज टेक्स्ट रादर देन वैल्यू। तो जी ये सारा मसला था कि जो चाहता है कि ये 10467 जो मैं एंटर कर रहा हूं ये तो एक्चुअली न्यूमेरिक फिगर है, इस न्यूमेरिक फिगर को वो ट्रीट करे एज टेक्स्ट रादर देन वैल्यू, वैल्यू के तौर पर ट्रीट ना करे। तो बेटा इसके लिए हमने पढ़ा था कि आपने क्या करना होता है कि जब भी आपने कोई वैल्यू ऐड करनी हो और उसको ट्रीट करना हो एज टेक्स्ट, तो उससे पहले हम एपोस्ट्रॉफी लगा लेते हैं। इस तरह एपोस्ट्रॉफी लगा के 10467 तो वो उसको ऑटोमेटिकली एज टेक्स्ट के तौर पर कोड करेगा, सेल के ऊपर ग्रीन कलर का लेफ्ट टॉप के ऊपर निशान भी आ जाएगा। लेकिन अगर को डायरेक्टली 10467 के तौर पर एंटर करेगा तो ऑटोमेटिकली वो इसको सेल की राइट साइड पे लेगा और इसको ट्रीट करेगा एज वैल्यू।
तो अगर टेक्स्ट के तौर पर ट्रीट करवाना है तो पहले एपॉस्ट्रॉफी लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर। बेटा ये मेरे सामने एक स्प्रेडशीट ओपन है, इस टाइम मैं सेल G9 में हूँ, ये ऊपर आपको नजर आ रहा होगा G9 में हूँ। इधर अगर मैं सिर्फ 1 0 4 6 7 लिख के एंटर करूंगा या बाहर जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली उसने इसको सेल की राइट साइड पर ले गया। अब बिल्कुल इसके नीचे अगर मैं पहले अपॉस्ट्रॉफी लगा लूं और फिर 1 0 4 6 7 एंटर करूं तो ये देखिए उसने इसको एज टेक्स्ट ट्रीट किया और इस सेल के ऊपर ये लेफ्ट टॉप के ऊपर ग्रीन कलर का एक साइन भी आ चुका है। सो ये एज टेक्स्ट ट्रीट कर रहा है और ये एज वैल्यू ट्रीट कर रहा है। आई एम वेरी मच होपफुल बच्चों आप लोगों को समझ आ रही है। अगर किसी किस्म का कोई इशू है आपको तो बेटा आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा डिस्प्ले होता है 0303686495 अगर आप लोग पाकिस्तान से बाहर हैं तो +92 पाकिस्तान का कंट्री कोड लाजमी लगा लीजिएगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह निगहबान।